हमारे वीडियो का विषय है भारतीय संविधान का दर्शन या भारतीय संविधान की आत्मा एवं पूंजी, जो कि हमारी प्रस्तावना है ना। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इससे यूपीएससी, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी, रेलवेज, जो डिफरेंट कंपटीशंस हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिस तरह पूछे जाते हैं तो उनको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ख़ास करके भारतीय संविधान का दर्शन करके आपका क्वेश्चन आएगा शॉर्ट टाइप। तो उसमें किस तरह से आपको लिखना है ना, हाउ टू राइट। तो इसमें आप देखें भारतीय संविधान के दर्शन में ये हमें क्लियर हो गया। दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन का अर्थ होता है देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देवी माँ या देवता के दर्शन करते हैं, किन्हीं भी देवता के, तो वो देखना हुआ, है ना। जस्ट लाइक दैट द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, तो उनका दर्शन हमें कैसे पता लगे? ऊपर ही देखने से। कहते हैं फ्रंट पेज से मुझे पता लग जाए कि अंदर लिखा क्या है। तो उसके लिए हमें हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको देखना होगा। हम आप देखें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, इससे शुरू होती है। तो पहले हम आप इसी टर्म को लिख लेते हैं कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का क्या भावार्थ है? बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका अभिप्राय ये है कि भारतीय संविधान का निर्माण यानी भारतीयों की, भारत के लोगों की इच्छा अनुसार किया गया है, बल्कि भारत के लोगों ने ही संविधान का निर्माण किया है। वो बात अलग है कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता ने बाकायदे जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, रिप्रेजेंटेटिव का, और उन रिप्रेजेंटेटिव ने बाकर के इसको फाइनल किया हमारे संविधान को। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि देश में लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता। लोकप्रिय प्रभुसत्ता इंग्लिश में कहेंगे पॉपुलर सॉवरेनिटी। और इस टर्मिनोलॉजी का, इस शब्दावली का जनक जो है वो रूसो है ना। रूसो ने पहली बार लोकप्रिय संप्रभुता की बात की। उसका एक सिद्धांत है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल विल, और उस सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा उसने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के टर्म को आगे बढ़ाया। तो आप देखें कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ ये है कि देश की सत्ता वास्तव में जनता के हाथों में निहित है ना। तो हम भारत के लोग से हम ये समझेंगे कि आफ्टर ऑल भारत के लोगों ने ही संविधान का निर्माण किया है। और अंतिम रूप में आप देखें जिन भी प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में जो भी लोग जाते हैं वो आप ही के प्रतिनिधि होते हैं, है ना। और आप ही की तरफ से वो संसद में, लेजिस्लेचर में आपकी आवाज़ बनते हैं, आपकी समस्याओं को उठाते हैं। तो क्लियर हुआ हम आपको। तो इसके बाद आप नेक्स्ट, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको हम आपने जो है पीछे बाकायदे डिस्कस किया था। इसमें जो हमारे संविधान की विशेषताओं में हमने इसको उल्लिखित किया है। तो हम आप देखें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सामान्य अर्थ क्या है, एग्जाम में लिखना होगा, हेडिंग डालनी होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, सक्षम है और स्वतंत्र है। 15 अगस्त 1947 से पहले, कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो देश गुलाम था, है ना। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। वहाँ तक हम अंग्रेज़ों के आदेशों को मानने के लिए बाध्य थे।
है ना। लेकिन आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो चाहे देश की आंतरिक नीति हो या देश की विदेश नीति हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इन दोनों पॉलिसीज में हमारी भारत सरकार निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है। आंतरिक क्षेत्र में जितने भी देश के अंदर रहने वाले निवासी हैं, वो सरकार द्वारा निर्मित कानूनों का, आदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं। जहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आवाज़ भी रेज करते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आप देखें कोई भी काम कानून विरुद्ध नहीं करते, क्योंकि उन्हें राज सत्ता का डर रहता है ना। तो इस तरह आप देखें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सामान्य अर्थ ये है कि आंतरिक क्षेत्र में देश की जनता सरकार के आदेशों का अनुपालन करती है, और बाहरी क्षेत्र में जो दूसरे देश हैं वो देशों के आदेशों का, प्रत्यादेशों का या किसी भी तरह की सलाह का को मानने के लिए हमारी सरकार बाध्य नहीं है ना। अब आगे आते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी जिसे सोशलिस्ट कहते हैं। अगली विशेषता है समाजवादी। हालांकि समाजवाद के टर्म के जनक कार्ल मार्क्स हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने समाजवाद का एक जो हार्ड कोर है जिसको कहते हैं साम्यवाद, कम्युनिज्म, जिससे कम्युनिस्ट निकला, तो कम्युनिस्ट वाला सिस्टम उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे दिखाया कि हर कार्यकाल में, हर पीरियड में इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं तो ये पाते हैं कि बराबर जो है दो वर्ग रहे हैं, बुर्जुआ और सरबराह। और बुर्जुआ वर्ग ने कभी राजा के रूप में, कभी सामंत के रूप में, और वर्तमान में आप देखें पूंजीपति के रूप में वो बराबर मजदूरों का, किसानों का और लोअर क्लास और मिडिल क्लास का बराबर शोषण करते हैं। वो अपने उद्देश्यों के लिए सरकार को भी अपने फेवर में ले लेते हैं, और आफ्टर ऑल सरकार उस तरह के कानून बनाती है। हमारी प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द जुड़ा है वो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद, जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों को समाहित किए हुए है ना। वो कार्ल मार्क्स से प्रेरित नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये है कि एक तरफ पब्लिक सेक्टर है और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जिनको सरकार ने स्वयं खोला। सरकार ने अपने अधीन जो है, जैसे रेलवेज है ना, इसके अलावा डाकतार विभाग है, ये बहुत सारे जो 97 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो तो मान लीजिए सरकार के अधीन हो गए, केंद्र सरकार के। लेकिन इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली सरकार ने, जैसे लाल इमली मिल पीछे थी, एल्गिन मिल अपने पड़ोस में कानपुर में ही थी, तो ये सब सरकार के द्वारा खोले गए थे। और दूसरी तरफ बहुत सारे कल कारखाने निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, अडानी, टाटा, अंबानी, इन लोगों ने खोले। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि हम ऐसा करेंगे, सरकार ने यह तय किया कि हम समाजवाद का अर्थ क्या है कि वो व्यवस्था, वो बात जो पब्लिक में समानता के लिए अधिकतम प्रयास करे, यानी खाई बहुत चौड़ी ना हो। एक तरफ ऐसे अमीर हो कि उनका जूतन जो है कुत्ते खा रहे हैं और इंसान को वो खाना नहीं मिल पा रहा है ना। और वो आलीशान महलों में रह रहे हैं, कई में एक नहीं 10-10 महलों में रह रहे हैं, है ना। तो वो विलासतापूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए, और आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। ठीक है। तो समाजवाद का अर्थ बिल्कुल सरल सा अर्थ यही है कि समानता के लिए सरकारें ईमानदारी से प्रयास करेंगी। अब दैट्स डिपेंड ऑन यू। अब आपको ये सोचना है कि सरकारें समाजवाद की स्थापना के लिए ईमानदारी से कितना प्रयास कर रही हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मामला सही नहीं है। सरकारें ज़्यादातर इस समय आप देखें समाजवाद की जगह
वी आर गोइंग ऑन पूंजीवादी ट्रैक। हम कैपिटलिज्म की ओर जा रहे हैं, पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं, और सरकारें मोस्टली जो है पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। अगर किसान मजदूर अगर बैंक का लोन नहीं दे पा रहा है तो वो जेल भेजा जा रहा है, और वहीं पूंजीपतियों का हजारों करोड़ रुपए है ना वो देन एंड देयर माफ़ कर दिया जा रहा है। तो इससे और दूसरी बात यह है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है और पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि जो एयरपोर्ट हमारे पब्लिक सेक्टर में थे, आज वो सब के सब अडानी वगैरह के हाथ में चले गए हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। आफ्टर ऑल हमें ये देखना है कि समाजवाद सही मायनों में स्थापित हो। समाजवाद के बाद धर्मनिरपेक्ष, इस पर भी चर्चा हुई। धर्मनिरपेक्ष का बहुत सरल सा अर्थ यही है कि राज्य का अपना धर्म नहीं है, कोई भी राजधर्म नहीं है, और उसकी दृष्टि में जितने भी दुनिया अपने देश में रहने वाले धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सभी के साथ राज्य सत्ता बराबर का नज़रिया रखें। किसी भी धर्म को अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा और ना किसी धर्म को नीचे रखा जाएगा। लेकिन यहाँ भी अगर हम इसकी मीमांसा करें तो ये पाते हैं कि कहीं न कहीं भेदभाव सरकारें कर रही हैं। सभी धर्मों को बराबर तराजू पे नहीं देखा जा रहा है ना? हालांकि धर्म व्यक्तिगत क्षेत्र है और इसे इनमें सरकारों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष से अभिप्राय यह भी है कि देश के जो भी नेता हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो जाएंगे तो फिर समान रूप से सभी धर्मों के कार्यों में प्रतिभागिता करेंगे। अन्यथा की स्थिति में किसी भी धर्म को प्रोत्साहन देते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो सेकुलर वाला टर्म है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि संविधान निर्माताओं की इच्छा के विपरीत है। आगे है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, है ना? इसके अलावा आप देखें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ लोकतांत्रिक, एक टर्म लिखिए लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक का सामान्य सा अर्थ यह है लोक धन तंत्र। लोक माने जनता और तंत्र माने शासन, यानी ऐसी व्यवस्था, ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसमें जनता प्रभावी है ना? तो हमारे यहाँ जनता का शासन है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, है ना? ये डेमोस एंड क्रेसिया, दो वर्ड से डेमोक्रेसी बना हुआ है, और डेमोस माने पीपल हो गया और क्रेसिया माने सिस्टम हो गया, है ना? पावर हो गई, कि अंतिम शक्ति जो है वो जनता के हाथों में निहित है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा बहुत ही सरल है। जब हम लोकतंत्र को डिफाइन करें तो वहाँ अब्राहम लिंकन के इन शब्दों को हमें याद रखना है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है। डेमोक्रेसी इज अ सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना? लेकिन अगर इसको हम पलट कर दें तो ये पाते हैं कि बहुत कुछ जो है इसका रूप बदला हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये रूलर के साइड में चली जा रही है। डेमोक्रेसी ऑफ द रूलर, बाय द रूलर एंड फॉर द रूलर, दे आर एक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप कर लिया है कि जनता को कहीं उनके वोटों को खरीद लेते हैं, है ना? बहुत तरह के धंधे अपनाए जाते हैं, है ना? शराब वगैरह भी पिलाई जाती है गरीबों को, और इस तरह वोट लेकर के, प्रलोभन दे करके, और वोट टू राइट वो भी वो अपने साइड में ले लेते हैं। तो इस तरह, लेकिन अब्राहम लिंकन की दृष्टि बहुत साफ थी और उन्होंने जो परिभाषा दी है वो सही है, ठीक है। अब लोकतांत्रिक समाजवाद हो गया, है ना? और गणराज्य एक वर्ड और आया। गणराज्य पर बाकायदे यूपीएससी और पीएससी में क्वेश्चन आए हैं। गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य, रिपब्लिक। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ क्या है? गण माने होता है जनता का समूह और तंत्र माने शासन। एक तरह से देखा जाए गणतंत्र का अभिप्राय ये है कि जो जनता है वो राज्य का जो मुखिया है
राज्य प्रधान है उसके चुनाव करती है, उसका चुनाव करती है, वो आनुवांशिक नहीं होता है। दो चीज़ें याद रखनी है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है एंड हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य का मुखिया और संविधान का मुखिया, दोनों अपने देश में राष्ट्रपति है, तो इनको जनता के द्वारा चुना जाएगा और वो आनुवांशिक नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? आनुवांशिक। आनुवांशिक, वंशानुगत नहीं होगा। यानी जैसे जब हम लोकतंत्र पर जब हम गणतंत्र पर ध्यान दें तो हमें याद रखना है कि हमें राजतंत्र, इसका जो विलोम है उस पर ध्यान देना होगा। जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ राजा या रानी आनुवांशिक होते हैं। जो राजा होता है, जैसे अभी पीछे रानी थी, और रानी का जो सबसे बड़ा बेटा था प्रिंस चार्ल्स, वो अब वहाँ राजा बने हुए हैं ब्रिटेन में, है ना। तो पता ये लगा एक ही ख़ानदान से, एक फैमिली से राजा बनते रहेंगे, यानी राज्य का मुखिया चुना जाता रहेगा। हमारे यहाँ राज्य का मुखिया, संविधान का मुखिया राष्ट्रपति है, और वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा चुना जाएगा और आनुवांशिक नहीं होगा। याद रहेगा इतना। तो ये टर्म आता है, कई बार आया है PCS IAS में, आप सर्च करोगे गूगल पे तो मिल जाएगा कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आप देखें कि हमारी प्रस्तावना हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, न्याय प्रदान करती है, सांस्कृतिक न्याय प्रदान करती है ना। चूँकि सामाजिक रूप में न्याय, इट मीन्स ज़्यादा ऊपर नीचे लोग नहीं होंगे, ज़्यादा एक तरफ बहुत ज़्यादा निर्धन और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा अमीर। इस समय आप देखें कि देश की करीबन जो है जितनी संपत्ति 70 करोड़ लोगों के पास है, उतनी संपत्ति केवल 10 से 15 घरानों के पास है ना। तो ये जो डिवीज़न है, पार्टीशन है मनी का, ये सही नहीं है। आफ्टर ऑल जो है कि अगर हम दे रहे हैं सामाजिक न्याय तो समानता को हम ध्यान देंगे। आर्थिक न्याय में भी हम फाइनेंशियली देखेंगे कि लोग रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, और इसके अलावा राज्य सत्ता द्वारा आपके रोजगार को सुनिश्चित किया जाए, है ना। तो आर्थिक न्याय हो गया। धार्मिक न्याय हमारे यहाँ शामिल नहीं किया गया है चूँकि सेकुलर व्यवस्था है। हाँ, तो हम आप बोलते रहे इसमें इनको। हाँ, आफ्टर ऑल आप देखें कि इस तरह हो गया। फिर इसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, है ना। तो सामाजिक स्वतंत्रता यानी समाज में कोई भेदभाव ना हो, हर तरह की आपको आज़ादी हो, है ना। भेदभाव ना किया जाए कि भाई ये कोई भी व्यवस्थाएं हैं तो आफ्टर ऑल वो सब के लिए बराबर से मिली हो, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय ये है कि धनी और निर्धन के बीच में ज़्यादा अंतर न किया जाए, और इसके अलावा आपको जीविकोपार्जन की पूरी तरह से, आप कोई भी धंधा करें, कोई भी व्यवसाय करें, उसमें शासन की ओर से रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध ना लगाए जाएं। ठीक है। तो आर्थिक भी स्वतंत्रता आपको दे दी गई। राजनीतिक स्वतंत्रता में आप जहां राइट टू वोट का इस्तेमाल अपना कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप देखें कि आप एज ए जनप्रतिनिधि खड़े भी हो सकते हैं, है ना। अगर आपको गांव का प्रधान बनना है या आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। संविधान ने सबको राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की है, और मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पाते हैं कि आपको हर तरह की स्वतंत्रता है। तो आप देखें प्रस्तावना, प्रियम्बल, जो कि हमारे स्टार्टिंग में ही दी है, ये भारतीय संविधान की कुंजी है। अब एक प्रश्न आता है, और भारतीय संविधान की आत्मा भी। एक प्रश्न आता है UPSC में कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम प्रियम्बल बोलेंगे, और जब ये कहा जाए
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। जनरल टर्म में, सामान्य रूप में हम ये कहेंगे कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। और यूँ पूछा जाए, कई बार ऐसे पूछा गया है यूपीएससी एसएससी सभी में, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया। अब एक प्रश्न और जीके में पूछा गया कि क्या जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, क्या वो वाद योग्य है? वाद योग्य यानी उसको लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि 1960 में जो बेरूबारी एक वाद आया, तो जो बेरूबारी वाद था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो वाद योग्य नहीं है। याद रहेगा, पूछा जाए किस केस में कहा गया, बेरूबारी वाद में, कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो वाद योग्य है नहीं है। इसके मान ये है कि प्रस्तावना को बदलने के लिए हम न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते। और दूसरा आप देखें, बाद में आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मुकदमा, जो कि 1973 में आया। याद रखेंगे, लिख लें चाहें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कब आया? 1973 में। और इस मुकदमे में जो है, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वाद योग्य ठहराया कि इसको बदला जा सकता है ना, और ये न्यायपालिका के उसमें लाया जा सकता है, और हमारी जो कार्यपालिका है इसमें बदलाव ला सकती है। और आप देखें बाकायदे फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, है ना, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया, तो उसमें 3 शब्द उन्होंने प्रस्तावना में जोड़ दिए, और है ना, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, है ना। तो इस तरह से आप देखें कि हमारी जो प्रस्तावना है अब वो वाद योग्य हो गई है, और कार्यपालिका उसमें संशोधन कर सकती है ना। इसके अलावा हमें ये याद रखना है कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे पूरे संविधान के दर्शन को प्रत्यक्ष लाती है, उसके दर्शन कराती है ना। तो इसीलिए ये उसकी आत्मा कही गई है ना। इसके अलावा हम लोगों को ये याद रखना है कि इसको आत्मा क्यों कहा गया, वाई, क्योंकि जो हमारे संविधान की रूह है, सोल है, वो इसमें है। अंदर जिन उद्देश्यों को लेकर हमने पूरा संविधान रच डाला हमारे संविधान निर्माताओं ने, तो वो दर्शन पूरा ऊपर ही दिख जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, है ना, और ऊपर जो बड़े बड़े शब्द हैं, है ना, हम भारत के लोग, जिससे इंगित हो जा रहा है कि किस तरह से आप लोग संप्रभु हैं। तो इस तरह से आप देखें कि आज हमारे लेक्चर का विषय यही था कि भारतीय संविधान का अगर दर्शन पर प्रश्न आ रहा है तो इन दैट केस, या केवल प्रस्तावना लिख करके आ रही है, तो आप कोशिश करें कि प्रस्तावना को याद करें, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत और आत्मा अर्पित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, है ना। और भारत का संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।